आज़ाद तो हुए, लेकिन आज़ाद नेपाल में गुलाम, दलित, पिछड़े और आदिवासी उसी स्थिति में रहे जिस स्थिति में वो पहले थे। ब्राह्मण राजा को भगाया, ब्राह्मण ही वहां पे बैठ गया, और जितने भी मुख्य पद बाकी जब प्रशासन में नियुक्तियां हुई तो केवल एक जाति विशेष को वहां पे पदों पे बिठाना शुरू किया। और 1919 में तो हम ये भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई तो 1919 में ब्राह्मणों को न्यायपालिका से बाहर कर दिया गया, जबकि नेपाल में जब ब्राह्मण शासन में आए तो उन्होंने न्यायपालिका में ब्राह्मण को मुख्य चीफ जस्टिस वो बनाया। और यही भ्रम फैलाने का काम ब्राह्मण मीडिया कर रही है, मनु मीडिया कर रही है, हमारे देश की भारत की मीडिया कर रही है। भारत की मीडिया की तो इतनी ज्यादा धज्जियां और बेइज्जती उड़ी है कि भारत की मीडिया भाग गई है जी हम तो आपका प्रोटेस्ट वो करने आए, कवरेज तुम्हारे साथ है। तो नेपाल के लोगों ने कहा कि हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, भागिए यहाँ से। गोदी मीडिया गोदी मीडिया कह के भगा दिया, और ये कहा कि पहले अपने इंडिया के लोगों का तो साथ दे दो, हमारा साथ क्या दोगे। देखिए नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र में जब आया तो हर व्यक्ति के मन में, हर जाति के, हर धर्म के मन में ये आशा, उम्मीद थी, राजतंत्र के खिलाफ इस उम्मीद से लड़े थे कि हमें भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी, हम भी शासन और प्रशासन में सम्मान और अधिकार पाएंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। वहाँ माओवादियों ने आंदोलन किया, कम्युनिस्टों ने आंदोलन किया और राजतंत्र को भगा दिया, और लोकतंत्र लाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। बल्कि जिन जातियों की, यानी कि पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, जिनकी ज्यादा कुर्बानियां दी गई, जिन्होंने लड़ाई में अपने बहन, बेटियां, माँ, अपने माँ के सामने गोली मारते देखा, अपनी बहनों को सामने उनके शरीर को नोचते हुए देखा, उसके बावजूद भी उनको न सत्ता में भागीदारी मिली, न प्रशासन में भागीदारी मिली। वो वैसे ही रह गए, आज़ाद तो हुए, लेकिन आज़ाद नेपाल में गुलाम, दलित, पिछड़े और आदिवासी उसी स्थिति में रहे जिस स्थिति में वो पहले थे। अब ये द्वंद्व लगातार अंदरूनी जनता के बीच में ये आक्रोश घूम रहा था कि भाई हम ऐसे ही रह गए, क्योंकि सरकारें आती रही जाती रही, बार बार जो मुख्य पद थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है, या सेना के मुखिया हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, ये सारे मुख्य पद, पावर पोस्ट जितनी भी थी, वो समस्त पोस्टें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के हाथ में थी। जिनको छत्रियों के, हाँ, छत्री, वहाँ पे छत्री नहीं, क्षेत्री, एक क्षेत्री कहा जाता है, और क्षेत्री जो है वहाँ के ब्राह्मण होते हैं, उनको क्षेत्री नाम से संबोधित किया जाता है, बहुत सम्मानित माना जाता है। और जैसे हमारे यहाँ भारत में ब्राह्मण डायरेक्ट कहते हैं, और उनका जब वो सोचते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, वो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, वैसे ही ये पद वहाँ पर ब्राह्मणों का है। आबादी तो बहुत कम है ना ब्राह्मणों की नेपाल में। आबादी वहाँ पे कम होने के बाद भी उनका जो वर्चस्व है वो पूरी तरीके से हावी है वहाँ, और केवल 7% लगभग वहाँ ब्राह्मण है। 7% ब्राह्मण ने पूरे नेपाल पे कब्जा किया हुआ है, समस्त मुख्य पदों पर वो है। और वहाँ जितना भी, और दूसरी बात यह है कि बहुत लंबे समय से आरएसएस वहाँ पे काम कर रहा है, और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। हिंदू राष्ट्र का वहाँ पे जो लगातार वहाँ की मीडिया, वहाँ आरएसएस और प्लस जो ब्राह्मण पदों पर, मुख्य पदों पर बैठे हैं, वो तो होते ही हैं ऊंच नीच वाली सोच के, पूरी तरीके से आरएसएस को पनपने और बढ़ावा देने का पूरा काम कर रहे हैं। क्योंकि नेपाल के जितने भी मुख्य मंदिर हैं, वो भी काठमांडू का जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो भी बुद्धा का मंदिर है, लेकिन उसको जो है एक पाखंड के तौर पर दर्शाया जाता है। जो 3 फैक्टर दंगा कराने में काम आते हैं वो नेपाल में नहीं आ रहे थे आरएसएस के। ओली वो तो कह रहे हैं कि जो भी नेपाल में स्थिरता आई है इसके पीछे भारत है। देखिए नेपाल में जो स्थिरता आई है नेपाल की जनता की वजह से आई है। नेपाल की जनता ने ब्राह्मणों पे विश्वास रखा, पेशेंस रखा, लेकिन ब्राह्मणों ने वहां की जनता को लगातार छला, एक बार भी उन लोगों को मौका नहीं दिया। एक प्रधानमंत्री ब्राह्मण हट रहा तो दूसरे को सौंप रहा है, मतलब आपस में गेंदबाजी कर रहे हैं, आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे कि भारत में हमेशा रहा है, कभी अगर ब्राह्मण कांग्रेस हटेगी तो ब्राह्मण बीजेपी आ जाएगी, मतलब आपस में ब्राह्मण पक्ष खेलता है। और नेपोटिज्म के मामले में तो हमारा भारत कम नहीं है। मतलब जो स्थिति नेपाल की है, वहाँ दुसाध है, वहाँ पासी हैं, वहाँ कोरी हैं, वहाँ खटीग हैं, यादव हैं। मतलब मैं 2018 में वहाँ दलित शोषित मंच को संबोधित करने गई थी एज ए चीफ गेस्ट, तो तब मेरे भी समझ में नहीं आ रही थी कि यार यहाँ भी ऐसा है क्या। तो उन्होंने फिर मुझे जातियों के आंकड़े बताए। जिन्होंने मुझे बुलाया वो सिंचाई मंत्री थे सरकार में, वो यादव थे। और जो 3 मुझे बेचैन दास थे, उन्होंने वो चमार थे।
तो वो बता रहे थे कि हमने आज़ादी की लड़ाई बहन जी लड़ी और मेरे नाखून तक जो है, मेरे नाखून निकाल लिए गए थे जब हम उस लड़ाई में लड़े थे। उसका नाखून आज भी नहीं थे, वो अपने जूतों से नाखून मुझे निकाल के दिखा रहा था। उसके घर रुकी थी मैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि बहन जी हमारी ये हालत हुई थी, आज तक मेरे नाखून नहीं जमे हैं। नाखून निकाल के तेजाब डाला गया था, हमें इतना इतना जो हाथ लगा टॉर्चर किया गया। और जो दूसरा लड़का था वो बता रहा था कि मेरी बहन को, हम स्कूल जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, मेरी बहन को उसमें से गाड़ी में से निकाल के मेरे सामने गोली मारी थी। तो ये जो तख्ता पलट हुआ क्या जातिवाद के खिलाफ था या नॉर्मल? इसके पीछे ही सारा कारण ये है कि जातिवाद इतना घनघोर लोगों पे हावी था। दूसरा, अब उस जातिवाद का और ज्यादा मजबूती से प्रचार होने लगा जब आरएसएस ने वहां पे अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। लोगों को लगने लगा कि अब ये देश को हमारे बर्बाद पूरी तरीके से ब्राह्मण के हाथ में जाएंगे। 17 साल में 15 प्रधानमंत्री बदले गए, देखिए ना। एक भी ना दलित, ना पिछड़ा, ना आदिवासी, आप देख रहे हैं, एक भी, सारे ब्राह्मण या क्षत्रिय, 2 जातियों ने वहां पे कब्जा किया हुआ है। वहां लोकसभा राज्यसभा स्पीकर है, वो भी मेरे परिचित है, उनसे भी हमारी मुलाकात होती है। बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य हम लोगों ने वहाँ काफी मात्रा में पहुंचाया। हालांकि ये बात अगर हम पहले कहते हैं तो इन लोग हमारे तो भारत में तुरंत देश में कह देंगे नक्सलवादी है, आदिवासियों को नक्सलवादी कहकर मार देते हैं, और हम जैसों को जो है कह देते कि भी तो माओवादी उनके साथ में मिले हुए, क्योंकि नेपाल में हम लोगों के साथ हमारे एक वजह ये भी कही जा रही है कि आंदोलनकारी जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सीमा चरम पर था यहाँ पर। देखिए भ्रष्टाचार की तो हालत इतनी बुरी है। देखिए, जब देश के अंदर सबसे पहले तो जो वर्चस्ववादी पहले से थे, ब्राह्मण राजा को भगाया, ब्राह्मण ही वहां पे बैठ गया, और जितने भी मुख्य पद बाकी जब प्रशासन में नियुक्तियां हुई तो केवल एक जाति विशेष को वहां पे पदों पे बिठाना शुरू किया। और 1919 में तो हम ये भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई तो 1919 में ब्राह्मणों को न्यायपालिका से बाहर कर दिया गया, जबकि नेपाल में जब ब्राह्मण शासन में आए तो उन्होंने न्यायपालिका में ब्राह्मण को मुख्य चीफ जस्टिस वो बनाया, और आज भारत में भी यही हाल है। यही कारण ला के सुप्रीम कोर्ट भी जलाया उन्होंने। अरे मीडिया इसीलिए जलाए, मीडिया हाउस जलाए, सुप्रीम कोर्ट जलाए, और जितने अब बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ अंबानी अडानी बड़े बड़े पैसे धनपति सेठ हैं, ऐसे ही सेठों के घर तक जला दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सत्ता चला रहे हैं उसके पीछे जो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का हाथ है, और कॉर्पोरेट केवल इंसानों को, गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझ के मारती है, उनकी जमीनें छीनती है, कब्जा करती है सरकार, जो प्राकृतिक संसाधन उनको छीनती है। आजादी की लड़ाई थी नेपाल में। देखिए, ये हम नारे लगाते हैं ना, मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, आज शायद उसका एक कदम नेपाल ने चल दिया है। उन्होंने करके दिखा दिया और ये साबित कर दिया कि केवल नारों तक बात सीमित नहीं रहेगी, एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। जान गंवाई है, ठीक नहीं है ना, जान गंवाई है, जान गंवाई है। हिंसा युवाओं ने बाद में किया। आपको पता है कि वहां का जिस मंत्री ने, वित्त मंत्री ने, जो गृह मंत्री है, उसने कह दिया कि जाओ जा करके फायर करो, मारो। कितनी सेना होती है सरकार के पास? जनता के बराबर सेना है क्या? है? जहां जनता, जब जनता चुन सकती है तो कुर्सी से ऐसे गिरेबान खींचकर नीचे भी ला सकती है। जनता ने अपनी ताकत दिखाई है, और जनता ने अपनी जान गंवाई है। हिंसा अगर हुई है तो 19 से 20 लोग तो अभी मारे गए, और अभी तो जांच चल रही है, आंकड़े आने बाकी हैं कि कितने मारे गए होंगे। और ऐसी ही कुर्बानियों के साथ में आजादी मिलती है। यूं नहीं कि घर में बैठे हैं और कहने पड़ोसी का बच्चा कुर्बानी दे जाके, और मेरा बच्चा जो है जी बैठ जाए आराम से, उसको कोई सीख न लगे, उससे कोई। अगर वहां की जनता इस्तीफा मांग रही है केपी ओली का, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? फिर बाद में क्यों देना पड़ा मजबूरी? इतनी हिंसा वो तो मजबूरी में दिया ना। उनमें नैतिकता है, उनमें सौहार्द है, उन्हें अपने देश से प्रेम है। और जो गद्दार थे, धोखेबाज, तो भाग गए ना। प्लेन और जो जितने ब्राह्मण वहां पे कब्जा जमा कर बैठे थे, वो कैसे भागे? दुम दबा के भागे हैं। कहा जा रहा है प्लेनों से उड़ के 5-5 हजार करोड़ का घर है, बताइए। मंत्रियों के, आप सोचिए, हमारे देश में तो एक पार्षद बना लेता है, एक मेयर बना लेता है, हजार करोड़ की संपत्ति। तो ऐसा ही हालत वहां नेपाल में, ऐसी हालत भारत में है। भारत में नहीं है क्या? तुम सब पत्रकारों को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये और वो परेशानियां पड़ोसी देश की दिख रही हैं। ये मक्कार मीडिया जो है पड़ोसी देश की गरीबी दिखा करके हमें ये दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े अमीर हैं। भारत की भुखमरी नहीं दिख रही है। जो हंगर इंडेक्स कहती है कि 22 करोड़ लोग भारत में डेली भूखे सोने को मजबूर हैं, जो 80 करोड़ लोगों को जो भुखमरी से नीचे, जिनको राशन देना पड़ रहा है सरकार को। और इस देश के अंदर युवा जब जाते हैं सड़कों पर तो आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। अभी हमारे लोग लोकतंत्र में विश्वास रखे हुए हैं। अगर पिछड़े होते तो पिछड़ों का 0% कहीं पर हिस्सेदारी ना होती, पिछड़ों को निकाला ना जाता। पिछड़ों का जो अधिकार है, रिजर्वेशन है, वो खत्म नहीं किया जाता। पिछड़े पावर में होते तो पिछड़े अपने पिछड़ों के लिए
कानून बनाते, उनकी सुरक्षा करते, अगर एससी कहीं होते तो SC ST एक्ट को ढीला ना करते, उसको इतना कमजोर ना करते, SCO पर लगातार हमले ना हो रहे होते। नेपाल जैसी स्थिति भारत में सुनिए, भारत में सुनिए। एक ही जाति का थोड़ा ये दबदबा देके हाँ, यहाँ आज भी है। अभी देखिए, आप ट्विटर पर ट्रेंड देखिए, ब्राह्मण ये कहते हैं हम भले सत्ता में हो या ना हो, लेकिन सत्ता को हम जो है झुका सकते हैं, हम नेता को पैरों में झुका सकते हैं। तो ये जो घमंड है ये इसी बात का है कि उन्हें पता है कि हम सत्ता के अंदर रह के भी और सत्ता के किनारे रहकर भी सत्ता को झुका सकते हैं। और रही बात आप कह रहे हो ना, अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति ये किसी राज्य का अगर दलित बना भी दे, पिछड़ा बना भी दे, आदिवासी बना भी दे, तो रहेगा तो वो RSS की ट्रेनिंग का। जब हमारे विचार का नहीं है तो वो तो अपनी बोई वाली बात हुई कि कुल्हाड़ी में लकड़ी लगा दी और पेड़ से कह दिया भैया तेरा भाई ये काट देगा उसे। तो आप मानते हैं नेपाल में जो कुछ हुआ उसके पीछे ब्राह्मणवाद था साहब? ब्राह्मणों से छुटकारा पाने के लिए जनता ने जो समझ में आया, और इससे आसानी से वो ऐसे आसानी से ब्राह्मण छोड़ता नहीं है पीछा। वो जोक की तरह चिपक जाता है, वो चून मांग के खा सकता है, वो दिमाग से खेलता है, वो तुम्हारे दिमाग को भ्रमित कर देता है, तुम्हारे मुद्दों को भ्रमित कर देता है। और यही भ्रम फैलाने का काम ब्राह्मण मीडिया कर रही है, मनु मीडिया कर रही है, हमारे देश की भारत की मीडिया कर रही है। भारत की मीडिया की तो इतनी ज्यादा धज्जियां और बेइज्जती उड़ी है कि भारत की मीडिया भाग गई है जी हम तो आपका प्रोटेस्ट वो करने आए, कवरेज तुम्हारे साथ है। तो नेपाल के लोगों ने कहा कि हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, भागिए यहाँ से। गोदी मीडिया हाँ, गोदी मीडिया कह के भगा दिया और ये कहा कि पहले अपने इंडिया के लोगों का तो साथ दे दो, हमारा साथ क्या दोगे। तो मैं ये कहना चाहती है, आपके अधिकारों के, आपके रोजगार छिन रहा, आपका स्वास्थ्य छिन रहा, आपके जीवन की हर सुविधा पर कितने सारे YouTube के चैनल हैं जो जब चुनाव आता है तो सबको बैन कर दिया जाता है, एक तरह से सबको जो म्यूट कर दिया जाता है, किसी की आवाज आम जनता की नहीं पहुंचने दी जाती। हमारे जितने पेज थे, फेसबुक के पेज थे, वो सारे ब्लॉक कर दिए गए चुनाव के टाइम पे, क्योंकि हम मुद्दों को उठाते थे। अगर कोई आवाज उठाता तो उस पर दुनिया भर की FIR थोप जा देती है, रासुका लगा दी जाती है, जेलों में डाल दिया जाता है। तो ऐसी सरकारों के खिलाफ जनता नहीं उठेगी तो क्या करेगी? उसकी आवाज तो उठेगी ना। एक सीमा होती है सहन करने की भी। नेपाल के युवाओं की सीमा टूट गई, उनका सहन शक्ति टूट गया। अभी जनता की ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप नेपाल का देख लो, बांग्लादेश का देख लो, जो श्रीलंका का देख लो, जो नेता खुद को जनता का भगवान मान लेता है, जनता उसके नीचे जिस कुर्सी पे बैठ कर भगवान मानता है ना, जनता उसी कुर्सी को ले जाकर एक आम आदमी सिर पे लेकर घूम रहा है और दिखा रहा है कि देखो ये कुछ नहीं है, ये कुर्सी कुछ नहीं है, और उनने जो उसको कबाड़ बना दिया।